खबर के साथ शुरुआत उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, जहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान कई जिलों में जमकर बवाल हुआ। राज्य के ज्यादातर जिलों से कल हिंसा और बवाल की खबरें सामने आई। कुछ जगहों पर बमबाजी और फायरिंग हुई। अलीगढ़ हो, लखीमपुर खीरी हो या गोरखपुर, पीलीभीत हो, गोंडा हो या देवरिया, सभी जगह से तस्वीरें करीब एक सी आई। कुछ जगहों पर हाथापाई, मारपीट की घटना भी हुई। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने कई जगह लाठीचार्ज का सहारा लिया। सीतापुर, जौनपुर, एटा, बहराइच, कानपुर, गोरखपुर और रायबरेली में जमकर बवाल हुआ। हिंसा की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आने के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जरूर अलग हैं, लेकिन स्थितियां सब जगह एक जैसी ही रही। चाहे वो सीतापुर हो, जौनपुर हो, एटा हो, बहराइच हो, कानपुर हो, गोरखपुर हो, हर जगह से हिंसा की खबरें आई। क्योंकि नामांकन को लेकर किसी ने आरोप लगाया कि उनके प्रस्तावकों को अगवा कर लिया गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने यह कहा कि उनके समर्थकों को पकड़ लिया गया। तो ये तमाम बातें सामने आई, जिसके बाद दो गुट आपस में भिड़े। पुलिस को मौके पर हर जगह पहुंचना पड़ा। स्थितियों पर कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज का भी कई जगह इस्तेमाल करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। नामांकन करने को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से मारपीट हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर समाजवादी पार्टी के पर्चे फाड़ने का आरोप लगा, जिसके बाद बवाल और बढ़ गया। पहले तो पुलिस मूक दर्शक बनी रही, लेकिन मामला बिगड़ने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हम लोगों को तुरंत जो है पकड़ करके पर्चा छीन लिया गया, फाड़ के फेंक दिया गया और हम लोगों को मारने लगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमको पीटने लगा और इसके साथ साथ हम लोगों ने उसका विरोध किया। विरोध कहाँ किया, हम लोग मौके नहीं मिला, पुलिस मूक दर्शक बनी रहे। हम लोग पीटते रहे। लास्ट में पुलिस जो है पहुंची मौके पर। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ हैं। अजीत सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, मनोज शर्मा लखीमपुर खीरी से मौजूद हैं और संदीप हमारे साथ सीतापुर से इस वक्त मौजूद हैं। जल्दी से पहले अजीत का रुख कर लेते हैं। और अजीत, देखिए जगह अलग अलग हैं, लेकिन सब जगह से ऐसी तस्वीरें आई जहां पर ये लोग आपस में भिड़े हैं दो गुट। पुलिस को चार्ज लेना पड़ा, लाठीचार्ज करनी पड़ी है। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा था जिला पंचायत के बाद, और 225 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध हुई। इसके अलावा उनके सहयोगी दलों को मिलाकर लगभग 300 सीट पहुंची। लेकिन कल जो तस्वीरें आई वो बिल्कुल हैरान करने वाली थी। आप चाहे सीतापुर की बात कर रहे हो, वहां दिन दहाड़े गोली चली, बम चले। इसके अलावा अगर गोंडा में देखें तो वहां कटरा में बवाल हुआ। इसके अलावा जौनपुर में बवाल हुआ, हरदोई में बवाल हुआ, कन्नौज में बवाल हुआ। सीतापुर के साथ साथ इलाहाबाद, गोरखपुर, कई सारे ऐसे जिले थे जहां विवाद हुआ और लगातार पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कहीं पर्चे फाड़े गए, कहीं आपस में मारपीट की गई, कहीं गोलियां चली, घायल भी हुए। और इस मसले पर उत्तर प्रदेश के एडीजी येलो प्रशांत कुमार को देर शाम सामने आना पड़ा और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इसमें हमने 14 मुकदमे लिखे हैं, कार्रवाई की जा रही है, गिरफ्तारी की जा रही, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए। और आज भी सुबह बहराइच में एक क्षेत्र पंचायत सदस्य के भाई की हत्या कर दी गई। यानी जो एक भाई है जिसकी पत्नी जो है जिला पंचायत सदस्य है, उसके बड़े भाई की हत्या कर दी गई। तो कहीं ना कहीं ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जिस तरह हिंसा देखने को मिली वो बिल्कुल एक तरीके से कहा जाए तो विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि गुंडई हो रही है, जबरन किया जा रहा है। जबकि बीजेपी की तरफ से सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि हमारी पार्टी के जो लोग हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव पूरी पारदर्शी तरीके से हो रहा है। लेकिन जो तस्वीरें आई उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से, चाहे पश्चिम हो, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे मध्य यूपी हो, हर जिले से चौंकाने वाली थी। हर जगह लगभग कहीं ना कहीं यूपी के दर्जन भर जिले थे जहां पर जमकर मारपीट हुई, तोड़फोड़ की गई, पथराव हुआ, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, कुछ लोग घायल भी हुए। तो आज नामांकन की तिथि और 3 बजे तक नामांकन होना। तो ये देखना होगा कि नामांकन वापस लेने को लेकर भी कहीं विवाद होता है या नहीं होता। इस पर हमारी नजर जरूर बनी रहेगी। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। देखिए, यूपी के लखीमपुर खीरी से एक हैरान करने वाली तस्वीर भी आई। वो तस्वीर भी आपको देखनी चाहिए। वहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान कुछ लोगों पर एक महिला से बदसलूकी का आरोप लगा है। बताया गया कि ये महिला समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ऋतिक सिंह की प्रस्तावक थी। इस दौरान किसी बात पर विवाद हुआ, जिसके बाद कुछ लोगों ने उस महिला से बदसलूकी की। वहीं समाजवादी पार्टी की महिला प्रत्याशी के साथ हुई बदसलूकी की जानकारी मिलने के बाद पार्टी के कुछ नेता मौके पर पहुंचे। लखीमपुर खीरी से आई तस्वीरों में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता आपस में भिड़ते दिखे। जरा तस्वीरें देखिए आप।
ये अगर जीतते हैं तो भावी नेता होंगे। इस अलोकतांत्रिक, इस लोकतंत्र विरोधी, कानून विरोधी कदम के खिलाफ हम हर मोर्चे पे, हर स्तर पे, सड़क से लेकर के हाईकोर्ट तक हम इस लड़ाई को, संघर्ष को चलाएंगे और भाजपा की ताबूत में 2022 में कील ठोकने का काम करेंगे। घटना प्रकाश होने पे इसकी जांच हेतु हमने एडीएम और एएसपी की एक जॉइंट टीम बनाई है, जो समस्त तथ्यों पर जांच करके अपनी आख्या देगी। हमने वहां पर उपस्थित अधिकारियों से भी रिपोर्ट मांगी है और जो रिपोर्ट आती है उसके अनुसार हम अपनी कार्रवाई करेंगे। मनोज, जरा आप बताइए कि लखीमपुर खीरी में आखिर हुआ क्या, क्यों ये दो गुट आपस में भिड़ते जा रहे हैं? और ये सिर्फ लखीमपुर खीरी से नहीं है, हर जगह से है। और ये व्यवहार जहां पर आप देखिए, हम हर बार उत्तर प्रदेश, हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा चुनाव के वक्त किस तरीके की हिंसा हुई, क्या उत्तर प्रदेश भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल अर्पिता, बता देना चाहता हूँ लखीमपुर खीरी की पसगवां ब्लॉक का मामला है, जहां पे सपा की जो प्रत्याशी थी रितु सिंह, वो अपने प्रस्ताव अनीता सिंह के साथ अपना पर्चा दाखिल करने के लिए जा रहे। जैसे ही वो गेट पे पहुंची हैं, तभी दो युवक जो आ गए, दो युवक नीली शर्ट पहने हुए दो युवक थे, उन्होंने उस महिला जो प्रस्ताव अनीता सिंह था उसको हाथ पकड़ खींचने का प्रयास किया। उसी दौरान महिला की जो एक युवक ने साड़ी पकड़ खींच ली। कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना जरूर थी। इसके बाद जो सपा के प्रत्याशी थे उनका आरोप था कि जो बीजेपी के समर्थक जो लोग थे उन्होंने अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने एक तहरीर दी, उसमें ब्रज किशोर और एक यश वर्मा नाम के युवक का नामजद तहरीर दी है कि उन्होंने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। उसी के आधार पर पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने दोनों लोगों के खिलाफ रोक रही हूं मैं आपको। इसी बीच देखिए, बड़ी खबर आ रही है, ऑक्सीजन पर प्रधानमंत्री की बैठक होनी है। ऑक्सीजन पर प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय बैठक है। सुबह 11:30 बजे वक्त बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे, क्योंकि लगातार जब वो नए मंत्रियों से बात कर रहे थे तो इस बात का जिक्र उन्होंने किया कि लोग लापरवाह हैं। कई तस्वीरों का उन्होंने जिक्र किया जहां पर भीड़भाड़ देखी जा रही है, और उसी को देखते हुए अब तीसरी लहर से किस तरीके के इंतजाम करने हैं उस पर सरकार अब इस दिशा में सोच रही है। और इसीलिए ये महत्वपूर्ण बैठक, उच्च स्तरीय बैठक ऑक्सीजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:30 बजे करने वाले हैं। विक्रांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, यानी देखिए तीसरी लहर का खतरा सामने है और उसी खतरे से निपटने के लिए उपाय अभी से शुरू हैं, इसीलिए ऑक्सीजन पर यह बैठक। देखिए, बिल्कुल बहुत ही अहम बैठक है। ये आपको हमें ध्यान रखना चाहिए कि कल भी केंद्रीय कैबिनेट ने 15,000 करोड़ के कोविड फंड की बात की है कि वो मार्च में, यानी अगले साल मार्च में 9 महीने में खर्च किया जाएगा। और इस पैसे का इस्तेमाल देश के अलग अलग राज्यों में जो जिलों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनने उन पैसा खर्च किया जाएगा। ऑक्सीजन की किसी तरीके की कमी कहीं पर ना रहे। और ऑक्सीजन को लेकर के पिछली बार जिस तरीके की दूसरी लहर में कमी देखने को मिली थी और कई तरह की दिक्कतें सामने आई थी, उस तरीके की तीसरी लहर जिसकी आशंका जताई जा रही है, अगर वो आती है तो इस तरीके की कोई कमी ना रहे। इन सब चीजों को देखते हुए ये बैठक बहुत अहम है। और इस बार सरकार की प्राथमिकता में यह है कि दूसरी लहर ने जो दिक्कतें झेल ली या कई तरह की जो लॉजिस्टिकल समस्याएं आई थी, वो इस बार की अगर संभावित तीसरी लहर आती है तो उसमें उस तरह की कोई दिक्कत सामने ना आए। तो बहुत ही अहम बैठक है। और ऑक्सीजन को लेकर के सरकार काफी इस मामले में सजग पहले से ही है। इसीलिए हर जिले में एक अस्पताल में ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन का वहीं पर इंतजाम होगा, वहीं पर ऑक्सीजन बनेगी ताकि अस्पतालों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। बात जरा एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान जमकर हिंसा हुई। बवाल तब और बढ़ा जब निर्दलीय उम्मीदवार मुन्नी देवी अपना नामांकन करने पहुंची, लेकिन उन्हें नामांकन करने से रोक दिया गया। आरोप है कि कुछ लोगों ने मुन्नी देवी के 2 प्रस्तावों को अगवा किया। इसके बाद वहां हंगामा हो गया। थोड़ी देर बाद वहां फायरिंग शुरू हुई। यही नहीं, वहां बम भी फेंके गए। बाद में निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थकों ने हाईवे जाम किया। इस पूरी घटना में 3 लोग घायल हुए। इस घटना की सूचना मिलते ही फौरन पुलिस की एक टीम वहां पहुंची। लोगों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद पुलिस को वहां पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। दो प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच कुछ वाद विवाद हुआ है और उसमें जो अभी तक सूचना है कि लोग हवाई फायरिंग हुई है और भी कुछ हुआ है वहाँ पे। तो उसमें एक व्यक्ति घायल हैं और उनको कोई
चोटें हैं सर में और उनको बेहतर इलाज के लिए यहाँ से लखनऊ रेफ़र कर दिया गया है, वहाँ लखनऊ पहुँच रहे हैं वो। शेष शांति व्यवस्था में कोई इस वक्त समस्या नहीं है। अब तक 4 लोगों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर उनकी जांच की जा रही है। तो जरा 2 तस्वीरें देख लीजिए। ये सड़क पर देखिए बाकायदा गोलियां चल रही हैं, फायरिंग हो रही है, वहां पर बम फेंके जा रहे हैं, लोगों ने हाईवे जाम कर दिया है। तो ये देखिए नामांकन दाखिल करने के लिए जब लोग पहुंच रहे हैं तो 2 गुट समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर ये आरोप लग रहे हैं, एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरीके से वहां पर जहां पर ये लोग इकट्ठा होते हैं हाथापाई तो होती है, लेकिन हद तो तब हो गई जब वहां बम फेंके जा रहे हैं, वहां पर फायरिंग हो रही है। तो यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर किस तरीके से अलग अलग जगहों पर हिंसा हुई, दिन दहाड़े बम चलाए गए, गोलियां चली हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संदीप हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप देखिए बाकायदा यहाँ पर फायरिंग हो रही है, बम फोड़े जा रहे हैं, तो स्थिति जरा समझिए कि केवल नामांकन अभी है और नामांकन से रोकने के लिए प्रस्तावकों को अगवा किया जा रहा है। संदीप, तो शायद संदीप तक आवाज नहीं जा रही, एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करेंगे, लेकिन जरा तस्वीरें आप देख लीजिए। ये 8 जुलाई की तस्वीरें हैं जहां पर ब्लॉक चुनाव में हिंसा के बीच कुछ तस्वीरें ऐसी आई कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा, लाठीचार्ज करनी पड़ी। गोरखपुर में भी ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाया और बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। वहां मौजूद पुलिस वालों ने जब उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और कार्यकर्ताओं को वहां से हटा दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। अजीत हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत, कितने लोग अभी हिरासत में लिए गए हैं? और सवाल तो अब पुलिस पर भी उठता है कि आखिरकार अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं, भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पा रही है पुलिस। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के पुलिस की तरफ से, डीजी की तरफ से, सरकार की तरफ से पहले ही ये कहा गया था कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भारी व्यवस्था पुलिस लगाई जाए और हर ब्लॉक मुख्यालय पर कम से कम जो एक डिप्टी एसपी हैं और 2 थाना अध्यक्ष लगाए जाएं। लेकिन कहीं कहीं ज़्यादा प्रत्याशी थे, भीड़ ज़्यादा आ गई। अगर आप जो सीतापुर की बात करें, लखीमपुर की बात करें या गोरखपुर, तो समाजवादी पार्टी के जो वर्कर्स थे वो हमलावर हो गए, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, क्योंकि उनका ये आरोप था कि उन्हें नामांकन नहीं करना दिया जा रहा है। कहीं उनका आरोप था कि पर्चे छीन लिए गए। इस तरह के कई सारे आरोप समाजवादी पार्टी के वर्कर और नेता लगा रहे थे। लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस वहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए है, लेकिन इनकी तरफ से उपद्रव किया गया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। गोरखपुर में भी आधा दर्जन के आसपास लोग हिरासत में है। सीतापुर में FIR दर्ज हुआ। वहां मुन्नी देवी के 2 प्रस्तावकों को, जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनको अपहरण कर लिया गया था, ये आरोप था। उसके बाद गोलियां चली और बम चले, 3 लोग घायल हुए, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, हाईवे को जाम किया गया। ऐसे ही तस्वीरें लखीमपुर खीरी में आई। तो जो कमोबेश जौनपुर हो या लखीमपुर खीरी हो, सीतापुर, हरदोई, कन्नौज, गोरखपुर, जहां से भी ये तस्वीरें आई, गोंडा, बलरामपुर से, वो इसी तरह से आई कि आपसी विवाद का मामला आया कि वर्चस्व की जंग जो कहा जाता है, वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिली। लेकिन देर शाम सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है, डीजी येलो ने साफ तौर पर कहा कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं और 14 जगह FIR हमने दर्ज कराई है। जो जो लोग इसमें दोषी हैं, जिन्होंने पुलिस या पब्लिक पर हमला किया, पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की, उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और FIR भी यूपी के कई सारे जिलों में दर्ज की गई है। अर्पिता, ठीक है अजीत, आप नजर बनाए रखिए। और अब खबर कोरोना की तीसरी लहर को दावत देती भीड़ से जुड़ी हुई। कोरोना की दूसरी लहर जैसे जैसे कमजोर पड़ रही है और पाबंदियों में छूट दी जा रही है, लोगों की लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आई हैं। जरा हम वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पर चिंता भी जताई। पीएम मोदी ने भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले लोगों की वीडियो और तस्वीरों पर चिंता जताई। उन्होंने बैठक में कहा कि कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई पूरे जोश के साथ चल रही है, इसमें लापरवाही या कमी के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक गलती से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और कोरोना से लड़ाई कमजोर हो सकती है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये नसीहत दी, जो नए मंत्री बने उनसे बातचीत उन्होंने की थी और ये कहा था कि जो वीडियो आ रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बहुत सारे सैलानी पहुंच रहे हैं, वो एक चिंता बढ़ा रहे हैं। मार्केट दिल्ली में आप समझिए कितनी मार्केट को बंद करना पड़ा केवल इसलिए क्योंकि भीड़ वहां पे भारी तादाद में पहुंच रही है और लोग समझने को तैयार नहीं है कि बड़ी मुश्किल से दूसरी लहर का कहर थोड़ा कम हुआ है। तीसरी लहर का खतरा सामने है, लेकिन उस खतरे से डरने के बजाय लोग बेफिक्र नजर आ रहे हैं और सीधे सीधे कोरोना को न्योता देते नजर आ रहे हैं। जरा हम उत्तराखंड की तस्वीर आपको दिखा दें। उत्तराखंड में मसूरी के केम्प्टी फॉल पर लोगों की भीड़ उमड़ने के बाद अब वहां सिर्फ एक बार में 50 लोगों को ही जाने की इजाजत देने का आदेश जारी किया गया है। टिहरी गढ़वाल की डीएम ने नया आदेश जारी किया और इसके मुताबिक एक बार में केम्प्टी फॉल पर 50 लोग ही जा सकेंगे, सिर्फ आधा घंटा ही वहां पर रुक सकेंगे। कोरोना नियमों में ढील मिलने के बाद कल केम्प्टी फॉल पर लोगों की भीड़ की तस्वीर सामने आई थी, जिसके बाद डीएम ने भीड़ रोकने के लिए नया आदेश जारी किया। भाई दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी से चौंकाने वाली तस्वीरें आई। ओखला सब्जी मंडी में भारी भीड़ दिख रही है। सब्जी खरीदने के लिए लोगों की इतनी भीड़ उमड़ी कि मंडी में पैर तक रखने की जगह नहीं बची। ओखला सब्जी मंडी में लोग न तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते दिखे और न ही ज्यादातर लोगों ने मास्क लगाया हुआ था। तो ये सब्जी मंडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, कोरोना नियमों की बेधड़क वहां पर धज्जियां उड़ाते ये लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि बार बार इनका चालान भी हो रहा है, इनको समझाया भी जा रहा है, लेकिन लोग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। तो तस्वीरें देखकर एक सवाल तो जहन में आता है कि क्या ऐसे कोरोना भागेगा? तीसरी लहर का खतरा हमारे सामने है, बार बार उसको लेकर चिताया जा रहा है, लेकिन लोगों को इस बात की समझ नहीं है। लोग न्योता देने पर उतारू हैं। प्रियंका कांडपाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं सदर बाजार दिल्ली से। प्रियंका, फिलहाल जरा तस्वीरें दिखा दीजिए, किस तरीके के हालात बने हुए हैं? प्रियंका, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखा दीजिए कि क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है और प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद है, कदम उठा रहे हैं ताकि ये भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। मैं आपको सदर बाजार की ये तस्वीरें दिखा रही हूँ। सदर बाजार में हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, जो क्योंकि मार्केट अभी नहीं खुले तो कामगार लोग आपको नजर आ रहे हैं और देख रहे हैं आप कि बिना मास्क के भी नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ सड़क के आप देखेंगे तो बहुत कम लोग हैं जिन्होंने मास्क पहने हुए हैं, हाथों में गमछा लिए हुए हैं, मास्क ठोड़ी के नीचे रखा हुआ है पर पहन नहीं रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एक तरफ पूरे मजदूर जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं काम का, लेकिन वो तमाम जो लोग हैं बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। तो ये सदर बाजार की तस्वीर है। सदर बाजार में रुई मंडी को, इसी बाजार जो रुई मंडी यहाँ पर है उसको बंद किया गया था इसीलिए क्योंकि कोविड नियमों का पालन नहीं हो रहा था। लेकिन रुई मंडी के पास की तस्वीरें आपको सदर बाजार में हम आगे की तरफ लेकर चले तो दिखाएं। रहिए जरा प्रियंका, आपकी आवाज बहुत सही तरीके से नहीं आ रही, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे, लेकिन तस्वीरें तो हम जरूर देख रहे हैं और देखिए लोग तो दिख ही रहे हैं वहां पर और ये भी दिख रहा है कि लोग लापरवाही करने पर उतारू हैं। अभिषेक पांडे मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा अभिषेक का भी रुख कर लेते हैं और मुंबई का हाल भी जान लेते हैं, क्योंकि देखिए तस्वीरें जुदा नहीं होंगी। अभिषेक, दिखाई जरा तस्वीरें। अर्पिता, ये दादर सब्जी मंडी की तस्वीरें हैं। अब मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप देखिए किसी के चेहरे पर, अमूमन 50% लोगों के चेहरे पर मास्क नज़र नहीं आ रहा है। ना बेचने वाले के चेहरे पर नज़र आ रहा है और ना ही खरीदने वाले के चेहरे पर नज़र आ रहा है। ये तब हो रहा है जब महाराष्ट्र में फिर से एक बार कोरोना बढ़ना शुरू हो गया है। आप देखिए तस्वीरें, किसी के चेहरे पर कहीं पर भी मास्क दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि अब कोरोना ख़त्म हो गया और दोबारा नहीं लौटेगा। पहले भी इस तरीके से लापरवाही हुई, जिसके बाद महाराष्ट्र में सबसे पहले कोरोना की दूसरी लहर आई और अब देखिए कहीं पर भी किसी को भी देखिए कि मास्क नज़र नहीं आ रहा है। और ये सब तब हो रहा है जब लगातार प्रधानमंत्री चिंतित हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि कोविड इस समय तीसरी लहर के तौर पर फिर से महाराष्ट्र के भीतर आ सकता है। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि भीड़ जो हो रही है मार्केट में वो अलग है, लेकिन भीड़ के साथ साथ
जिस तरीके से जो कोरोना के लिए अप्रोप्रिएट बिहेवियर बनाया गया है, खासकर मास्क, वो तक लोग लगाने के लिए तैयार नहीं हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद अर्पिता, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोग लापरवाह हो गए हैं, और ख़ासकर ऐसे समय में जब महाराष्ट्र में फिर से एक बार कोरोना बढ़ना शुरू हुआ है और किसी के भी चेहरे पर आपको मास्क नज़र नहीं आ रहा है। ये सारी तस्वीरें देख कर के अंदाज़ा लगाइए कि लोगों को ऐसा लगता है कि कोरोना अब चला गया, दोबारा नहीं लौटेगा, जबकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हो जाएगा और तब तक मास्क ही एकमात्र ऐसा हथियार है जिसके ज़रिए कोरोना से बचा जा सकता है। और इस तरीके की तस्वीरें अमूमन मुंबई के अलग अलग हिस्सों से आ रही, चाहे वो ट्रेन के भीतर की तस्वीरें हों या फिर इस तरीके से मार्केट्स की तस्वीरें हों, रोड्स पर लोग आने जाने वाले लोग हैं। ठीक है, वो रही सभी आप इसी जरा साथ। तरीके से कोरोना जो नियमों मास्क में पाबंदी में ढील मिलने के बाद दिल्ली समेत देश के कई शहरों में भीड़ की हैरान करने वाली तस्वीरें नजर आ रही हैं। दिल्ली के खारी बावली बाजार और ओखला सब्जी मंडी में इतनी भीड़ है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश के धार और राजस्थान के श्रीगंगानगर में वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भीड़ कोरोना नियमों को तार तार करती दिख रही है। इन तस्वीरों को जरा आप देखिए, देखकर आप महसूस कर सकते हैं कि डर क्या लोगों में दिख रहा है। तीसरी लहर के आने का खतरा अब भी बरकरार है, लेकिन लोग न्योता देने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं कोरोना नियमों में ढील मिलने के बाद दिल्ली में कई जगह नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दिल्ली के खारी बावली बाजार में लोग जमकर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। बाजार में इस कदर भीड़ उमड़ी है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को पूरी तरह से भूल गए। खारी बावली बाजार पहुंचे लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था। प्रियंका हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका, जरा तस्वीरें आप दिखाइए, क्या और भी ऐसे कड़े निर्देश या आदेश दिए गए हों कि बाजारों को बंद किया जा रहा है? अर्पिता, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि आधा दर्जन से ज्यादा मार्केट्स को दिल्ली में बंद किया गया था इसी वजह से, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा था, पर उसके बाद भी तस्वीरें बहुत अलग नहीं दिख रही। मैं आपको पहले भी ये तस्वीरें दिखा रही थी। आप रोड की उस तरफ देखिए जहां पर काम के लिए तमाम मजदूर बैठे हुए हैं। अब आप देखिए कि 10 से ज्यादा संख्या नहीं, ये तकरीबन 15 से 20 है और इनमें से एक ने भी मास्क नहीं पहना हुआ है और सब साथ चिपक कर बैठे हैं। खास बात यह है कि मास्क है सबके पास, सबके ठोडी के नीचे मास्क जरूर रखा हुआ है, लेकिन ऊपर पहनने की जहमत कोई नहीं उठा रहा। और यही तस्वीरें जो हैं आप यहाँ पर देखिए, ये रिक्शा चालक यहाँ पर आए हैं, ये जा रहे हैं, इनके मुंह पे मास्क नहीं है। तो मास्क होने के बावजूद लोगों को उसको नाक तक लगाने में मुसीबत नजर आ रही है। और ये कारण है कि ये जो मामले के भैया मास्क ढंग से क्यों नहीं लगाया? तो ये तस्वीरें, आपका मास्क कहाँ है सर? ये मास्क तो नहीं है। तो अभी पसीना आ रहा था ना, अभी बंद कर रहा है। चलिए, इनको पसीना आ रहा था इसलिए इन्होंने मास्क उतारा हुआ। और यही हालात पूरे बाजार के हैं। अगर सदर बाजार की भी बात की जाए, यहाँ पर खास बात यह है कि रूई मंडी यहाँ का एक बाजार है जिसको बंद किया गया था कोविड प्रोटोकॉल नियमों के तहत। और उसके बाद ये बात की गई थी मार्केट एसोसिएशंस की तरफ से कि वो पूरा ध्यान रखेंगे कि वो इस तरीके के। भैया मास्क है आपके पास नहीं है? ये लापरवाही और ये लोगों के जवाब देने का तरीका है, जहां पर मास्क भी वो नहीं पहनते हैं, सोशल डिस्टेंस का भी पालन वो नहीं करते हैं। और उसके बाद जब सवाल पूछे जाए तो जवाब में बहाने की दरकार भी नहीं, मतलब बहाने ही बहाने आ नजर आ रहा है। आप ये देखिए, ये सुबह का वक्त है और अभी मार्केट खुला भी नहीं है। उससे पहले की ये तस्वीर आप देखिए, अभी मार्केट को खुलने में 1 से 1.5 घंटे का समय बाकी है, लेकिन लोगों की मौजूदगी और किसी तरीके से प्रशासन का यहाँ पर ना होना ये बताता है कि इस बार जो तीसरी वेव आएगी वो खास तौर पर उन लोगों की वजह से आएगी जिन्होंने घर से बाहर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, मास्क नहीं पहना। और बाजारों में ये देखिए, छोटी सी बच्ची एक साथ लेकर जा रहे हैं, मास्क इन्होंने नहीं पहना है। तो दिक्कत ये है अर्पिता कि लोग बाजारों में आ रहे हैं, उससे दिक्कत नहीं है, पूरा आउटिंग जो कर रहे हैं, फैमिली के साथ बाहर आ रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंस नहीं पालन कर रहे, तो ये सदर बाजार की तस्वीरें हैं जो डरावनी हैं। जी रहिए जरा आप साथ। ओडिशा के गंजाम में वैक्सीनेशन सेंटर से हैरान करने वाली तस्वीरें आई, वो भी जरा देखिए। वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ जुटी और इस दौरान वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की लंबी लाइन। ये लाइन देखिए जरा आपको, यहाँ पर भारी तादाद में लोग नजर आ रहे हैं। इस वक्त लंबी ये कतार लगी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग नदारत है। कोरोना के खतरे की वजह से लोगों को लाइन लगाने के लिए कहा गया, लेकिन लोग इस तरीके से एक दूसरे से सटे हुए खड़े हैं कि एक तरीके से तीसरी लहर को न्योता ही है।
न चेहरे पर मास्क है न सोशल डिस्टेंसिंग। वहीं मध्य प्रदेश के धार में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की लापरवाही वाली तस्वीर देखने को मिली। धार के 30 गांव में सेंटर पर कोरोना की वैक्सीन लगवाने पहुंचे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का नियम भूल गए। लोगों की भारी भीड़ सेंटर पर उमड़ पड़ी और इस दौरान ज्यादातर लोगों ने मास्क भी नहीं लगाए थे। हैरानी की बात यह कि सेंटर पर मौजूद किसी अधिकारी ने भीड़ को काबू करने की जहमत तक नहीं उठाई। वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी नैनीताल में जिला प्रशासन कोरोना के नियमों का पालन करवाने में नाकाम दिख रहा है। नैनीताल में पर्यटक बिना मास्क के मॉल रोड पर घूमते नजर आ रहे हैं, बाजारों में घूमते दिख रहे हैं, पर्यटक झील में बोटिंग के लिए दिख रहे हैं, लेकिन नियम का पालन वहां पर नहीं हो रहा है। चेहरे पर मास्क भी नहीं है और बीच में सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है। वीरेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी नैनीताल से इस वक्त जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, जरा नैनीताल की स्थिति बता दीजिए, क्योंकि एक्शन तो अब लिया जा रहा है क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं है, तो किस तरीके के आदेश और निर्देश दिए गए वहां पर? देखिए अर्पिता, जिस तरह के हालात पिछले दिनों वीकेंड में बने हुए थे और नैनीताल के चारों तरफ चाहे वो कोई भी पर्यटन स्पॉट हो, चाहे मुक्तेश्वर, रामगढ़ या फिर पंगुड़ वाला इलाका या फिर प्रॉपर नैनीताल में खासतौर पर भीड़ इस तरह कदर उमड़ी थी कि जो लोग हैं वो महानगरों से यहाँ पर गर्मी से बचने के लिए आए हुए थे और जो सोशल डिस्टेंस है या मास्क है उसका उपयोग नहीं किया जा रहा था। हाईकोर्ट में पूरे मामले को लेकर एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था और उसमें कहा गया था कि जो कोरोना का नियम है उनको फॉलो कराया जाए और टूरिज्म जो है वो अपनी जगह पे कायम रहे। हालांकि उस पूरी मामले पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की और उसके बाद राज्य सरकार को फटकार भी उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लगाई और कहा कि जो पर्यटन स्थल हैं खासतौर पर उत्तराखंड के, चाहे वो मसूरी हो, धनौल्टी हो या नैनीताल हो या फिर मुक्तेश्वर वाला इलाका हो या रानीखेत या फिर पिथौरागढ़, उन इलाकों में जो है खासतौर पर डीएम और जो कमिश्नर हैं वो खासतौर पर चेकिंग करेंगे और पुलिस को हिदायत दी थी कि आप मास्क और सोशल डिस्टेंस का उपयोग कराएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कल का अगर दिन देखा जाए तो पूरी तरीके से ये सारी तरह से नाकाम रहा है और जो मास्क का पालन है वो नहीं किया, अभी भी फॉलो हो रहा है। लेकिन जिस तरह से अब वीकेंड कल से शुरू हो रहा है और पर्यटकों की भीड़ यहाँ पर आने की उम्मीद है, उससे लग रहा है कि जो पुलिस है वो सख्त कार्रवाई करेगी। हालांकि पुलिस ने कुछ प्रेस नोट जारी करके ये कहा है कि उन्होंने कई जो बॉर्डर हैं उन इलाकों से जो लोग आ रहे हैं उनको चेक कर रहे हैं, जिनके पास RT-PCR नहीं है उनको वापस भेज रहे हैं। अर्पिता, शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए। वहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी एक वैक्सीनेशन सेंटर से बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। श्रीगंगानगर में वैक्सीनेशन सेंटर पर भारी भीड़ की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी। वैक्सीन लगवाने पहुंचे ज्यादातर लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया था। हालात इतने खराब हो गए कि जिस कमरे में वैक्सीन लगाई जा रही थी वहां भी लोग 2 गज की दूरी के नियम को भूलकर बहुत पास खड़े नजर आए। किसान आंदोलन पर अब बात। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर धरने पर बैठे किसानों को बातचीत का न्यौता दिया है। उन्होंने कृषि सुधार कानूनों को किसानों की आय बढ़ाने की पहल बताया। साथ ही साफ कर दिया कि मोदी सरकार के मन किसानों के लिए पूरा सम्मान है। एक दिन पहले हुई नई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कृषि मंत्री ने किसान संगठनों से आंदोलन खत्म करने की अपील की और किसानों की मजबूती के लिए हुए फैसलों की जानकारी दी। कृषि मंत्री ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में कृषि, किसानों और मंडियों की मजबूती के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। मंडियों में भी अभी 1 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का इस्तेमाल कर सकेगी। कोई भी प्रस्ताव वो लेकर हमारे पास आए, हम उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। दूसरा, हमने हमेशा किसान आंदोलन के साथ संवेदनशील रवैया अख्तियार किया है। हमेशा किसानों का सम्मान मोदी सरकार के मन में है। लगातार हमारी कोशिश है कि किसान समृद्ध हो, खेती आगे बढ़े, मुनाफे की खेती हो, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो और किसान को सरकार की ओर से अधिकाधिक सुविधाएं दी जा सकें। कृषि सुधार कानून भी इसी दिशा में भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है और मैं समझता हूँ समय रहते किसान यूनियन को उसके महत्व को समझना चाहिए। सारा देश उसके महत्व को समझ रहा है।
दीपक रावत हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, किस तरीके का प्रस्ताव भेजा गया है सरकार की तरफ से और किसान संगठन क्या कह रहे हैं इसको लेकर? अर्पिता, नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं वो साफ तौर पर ये बार बार कहते रहे हैं कि किसानों से बातचीत कभी भी बंद नहीं हुई है। उन्हें बार बार निमंत्रण दिया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि अगर वो कुछ प्रस्ताव लेकर आना चाहते हैं तो उसे लेकर पहुंच सकते हैं। लेकिन जब आप इन बॉर्डर्स पर पहुंचते हैं जहां पर किसान बैठे हुए हैं और उनसे बातचीत करते हैं तो किसानों की तरफ से साफ तौर पर कहा जाता है कि वो किसी भी प्रस्ताव पर बात नहीं करना चाहते हैं। उनकी सीधी और एक ही मांग है कि वो चाहते हैं कि तीनों जो कानून हैं उनको वापस लिया जाए, उससे कम में बात नहीं बनेगी। राकेश टिकैत जो यहाँ पर काफी महीनों से बैठे हुए हैं उनसे भी थोड़ी देर पहले मैंने बात की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि सरकार ने इस बार भी जो निमंत्रण दिया है, बातचीत करने की बात कही है, उसमें भी साफ तौर पर उन्होंने एक शर्त रखी है कि वो कानून तो वापस नहीं लेंगे लेकिन प्रस्ताव अगर हैं तो उन पर चर्चा की जा सकती है। तो इस पर राकेश टिकैत ने साफ तौर पर यह कहा है कि वो किसी प्रस्ताव पर बात नहीं करना चाहते हैं। अगर सरकार को बात करनी है तो बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे कम में कुछ नहीं होगा कि तीनों कानून उन्हें वापस लेने होंगे। तो तमाम किसान देखिए यहाँ पर लगातार जमा है और उनसे बात भी कर लेते हैं। सरकार आपको फिर बातचीत के लिए कह रही है, सरकार कह रही बातचीत हमने कभी बंद नहीं की है, तो क्या लगता है कि बातचीत से हल निकल सकता है? तो बातचीत के लिए जाना चाहिए आपको? यह बातचीत करने के लिए जो चौधरी साहब निर्णय लिया है उस निर्णय के साथ हम लोग यहाँ पूरे जिले के किसान हैं और जो भी निर्णय होगा उसका अच्छा सा पालन करें। बहुत लंबा खिंच गया है, अब तो कम से कम हल निकलना चाहिए इसका। नहीं, उसके लिए हम लोगों कार्यक्रम तय कर दिए हैं। ज्यादा दिन तक नहीं रहते हैं, 10 दिन का कार्यक्रम रहते हैं, टीम बनाकर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर हमारी दूसरी टीम आती है, तो उसमें थकने का कहाँ सवाल है। अलग अलग टीम बनाकर आप लोग पहुंचे? जी जी, यहाँ का भी धरना भी होता है और घर जाकर के किसानी की परेशानी तो आप लोग को भी हो ही रही है ना। आप अगर बातचीत परेशानी नहीं, अपने आंदोलन के लिए, अपने समस्याओं के समाधान और सम्मान के लिए लड़ना कोई वो नहीं। तो ये किसान कह रहे हैं कि कोई परेशानी नहीं है, वो जब तक उनका हल नहीं निकलता उसी तरीके से कहते बैठे रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ राकेश टिकैत ने एक और बात कही है अर्पिता, उन्होंने कहा है कि जब अब मानसून सत्र शुरू होगा तो उस दौरान भी वहां पर वो उनके करीबन 200 जो किसान हैं वो बैठेंगे और लगातार सरकार से मांग करेंगे। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। देखिए, किसान संगठनों को बातचीत के लिए न्योते के बीच कैबिनेट की बैठक में कृषि और किसानों के लिए की गई पहल पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि कैबिनेट की बैठक में कृषि और किसानों के कल्याण को लेकर महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। मंडियों को सशक्त करने के लिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के उपयोग के साथ साथ लोन पर ब्याज में छूट की व्यवस्था भी की गई है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी कृषि और किसानों के लिए हुए फैसलों पर एक ट्वीट किया और ये कहा कि ये निर्णय कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मोदी सरकार का एक सकारात्मक कदम है। इससे सहकारी मंडियों को अपना आधारभूत ढांचा मजबूत करने के लिए बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। मैं कृषि और सहकारिता क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों की ओर से दोबारा नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। एहतशाम, देखिए, पिछली बार जितनी बार भी बातचीत किसानों और सरकार के बीच हुई, बात बन नहीं पाई क्योंकि किसान एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि आप इसको वापस लीजिए। लेकिन अब क्योंकि मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ है, एक नई तरीके से एक बार फिर से पहल की गई है कि किसानों को किसी तरह समझाया जा सके। सरकार अब कैसे अपने एजेंडे को सामने रखेगी, किस तरीके से किसानों को कन्विंस करने की कोशिश होगी सरकार की? देखिए, किसानों की तरफ से दो बड़ी समस्या बताई जा रही है। पहली ये कि एमएसपी की मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो खत्म हो जाएगा, ये किसानों का कहना है। दूसरी बात ये कह रहे हैं वो कि जो मंडियां हैं सरकार की वो खत्म हो जाएगी। लेकिन दोनों ही बातों पर केंद्र सरकार की तरफ से लगातार बातें कही जा रही। इससे पहले जो एमएसपी है वो उसका भी ऐलान किया गया था, हर फसल के लिए उन्होंने एमएसपी बढ़ाकर ऐलान किया है, तो ये बताने की कोशिश की है कि एमएसपी खत्म नहीं हो रहा है। दूसरी जो समस्या थी मंडियों की कि जो एपीएमसी है, जो सरकारी राज्य सरकार के अंदर चलने वाली जो मंडियां हैं वो खत्म हो जाएगी, जहां पर किसान जाकर अपने अनाज को बेचते हैं। तो कल जो कैबिनेट का फैसला हुआ उसके बाद सरकार ने कई तरीके से अपनी बात कहने की कोशिश की है कि एपीएमसी या जो मंडियां हैं वो खत्म नहीं हो रही हैं और उसको मजबूती लाने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है कि जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, जहां से ऋण मिलता है, लोन मिलता है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसमें जो ये मंडियां हैं वो 2 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकती हैं और वो लोन जो है बहुत सस्ते दर पे मिला जाएगा, बहुत उसमें रियायत दी जाएगी और उसके जरिए वो जो कोल्ड स्टोरेज और दूसरी जो चीजें होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की मंडियों में, उसको बेहतर कर पाएंगे। तो सरकार की तरफ से एक
मैसेज दिया गया है कि हम इन मंडियों को बेहतर और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। मंडियां बंद नहीं हो रही हैं, लेकिन किसान कितना इस बात पर ठीक। भरोसा करते हैं वो ठीक देखना है। होगा। एहतशाम रही जरा आप साथ, सरकार की ओर से बातचीत के लिए मिले न्योते पर किसान संगठनों का क्या कहना है, जरा वो भी सुन लीजिए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर से किसानों से ये उम्मीद जताई है कि इस पूरे मसले पर बातचीत हो और बातचीत के बाद कोई समाधान निकले। हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, वो लगातार ये कह रहे हैं कि बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, बंद नहीं किया गया है। आप जब चाहें बातचीत कर सकते हैं, लेकिन संशोधन की बात कर सकते हैं, उसमें कोई प्रस्ताव आप लेके आइए उसकी बात कर सकते हैं। और जब पहले ही कंडीशन लगाई थी तो फिर कहीं की बात होगी भाई? उन्होंने तो अपना फैसला सुना दिया, ठीक है, तो जब फैसला सुना ही दिया तो फिर उसमें हम क्या करेंगे जाके? हम तो बगैर फैसले सुने हुए कोर्ट में जा सकते हैं। और जब फैसला सुना कर रख रखा है तो फिर हाजिरी कहीं की लगवा रहे भाई। वो लोग कह रहे हैं कि एक बात पर अगर हम हट बना लेंगे तो फिर कैसे बातचीत होगी? नहीं नहीं, बहुत मसले और भी है, उस पर बात करो, बहुत मामले हैं, लेकिन वे भी तो हट बना रहे कि पहले कानून पर बात होगी, कानून के प्रावधान पर बात होगी। ये वापसी तो नहीं लेंगे, ना बिजली पे बात होगी, ना एमएसपी पे बात होगी, और मसले हैं देश में, ना उसमें बातचीत होगी। हमने कहा कि इसको छोड़ दो, जहाँ पे गतिरोध है उसको छोड़ दो, आगे एक कमेटी बना के बातचीत शुरू करो आप। और मामले तो बहुत है ना, उस पर शुरू करो, उस पर काम करो। कल फिर उन्होंने ये तो धरना जब खत्म होगा, जब ये कानून वापसी हो जाएगा। धरना है कानून और एमएसपी के लिए, और मामलों में तो बातचीत के लिए रास्ते खुले हैं, बात करो खूब। संशोधन से काम नहीं चलेगा। यानी दीपक, संकेत तो अब किसानों की तरफ से यही मिल रहे हैं कि वो अभी भी मानने को तैयार नहीं और उसी बात पर अड़े हुए हैं जिस पर पहले भी वार्ता हुई और बाद में कुछ हल नहीं निकला। जी अर्पिता, साफ तौर पर जिस तरीके से राकेश टिकैत बता रहे हैं उससे यही लगता है कि वो फिलहाल मानने को तैयार नहीं है। उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक इससे आगे वो बातचीत नहीं करेंगे, कोई बीच का रास्ता वो निकालने की कोशिश नहीं करना चाहते हैं। साफ तौर पर ये कहा गया टिकैत की तरफ से। ठीक है दीपक, आप नजर बनाए रखिए। एहतशाम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज 18 की वेबसाइट ने आजतक.com को पछाड़ा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं आप, बने रहिए न्यूज 18 इंडिया के साथ।